अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली ग़ुबिज़नी इल्मा। अच्छा जी, बीएफडी दिसंबर 24 जून 25 बैच के लिए हम काम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एजेंडा आपकी स्क्रीन पे आ गया है जी। इंट्रोडक्शन में कुछ अपना आपको दे देता हूँ, उसके बाद बीएफडी सी फैब 4 के बारे में कुछ बात करेंगे कि कैसा पेपर है ये, पासिंग परसेंटेज क्या रहता है, पेपर में ट्रेंड क्या चेंज हो रहा है। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि हमने अपने लेक्चर में कुछ अपडेशंस किए हैं थोड़ी सी, तो वो क्या हैं। उसके अलावा ये कि दिसंबर 24 के बीएफडी के लिए हमें क्या कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस अटेम्प्ट। जून 24 तक की अटेम्प्ट में और जो दिसंबर 24 की अटेम्प्ट आ रही है, इसमें क्या फ़र्क हो सकता है, और ऑनलाइन एग्जाम्स का क्या रोल होगा हमारी तैयारी में, इस पर बिल्कुल बात की जाएगी। ठीक है जी। मेन टॉपिक बीएफडी के क्या है, मेन टॉपिक्स को आज इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा। और बीएफडी चूंकि रियल लाइफ एग्जाम्पल से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, तो कुछ मोटा मोटा जो है वो आपसे डिस्कस किया जाएगा कि कैसे रिलेट कर रहा है रियल लाइफ एग्जाम्पल से, हमारी अप्रोच क्या होगी, सीक्वेंस क्या होगी, इस पर ही बात की जाएगी। और लास्ट में डूज एंड डोंट्स पे बात की जाएगी कि बीएफडी के लिए क्या हमें करना चाहिए और किन चीज़ों से हमें पहले दिन से ही बचना होगा। फिर आपके कोई सवालात हैं तो उनकी भी जो है वो क्या कहते हैं क्वेरीज को मैं यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, अगर किसी के पास मेरा नंबर नहीं है तो ये मेरा अपना नंबर है, और स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ते हैं वो जानते हैं कि मैं इस नंबर पे अवेलेबल रहता हूँ। कोई भी अगर आपके जहन में कोई वैसे भी सवाल हो जो इस सेशन में नहीं कवर हुआ हो, तो फील फ्री टू आस्क, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये नंबर आप सेव भी रख लीजिएगा, और बच्चे पेपर के दिनों में भी जो है वो काफ़ी मैसेज वगैरह कर रहे होते हैं, तो डायरेक्ट आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं इस नंबर पे। ये मेरा अपना नंबर है, असिस्टेंट का नंबर नहीं है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं जी। सऊद तारिक मेरा नाम है। शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दूंगा। पहले मैं कुछ अपने एकेडमिक्स के बारे में बता देता हूँ कि 2006 आई कंप्लीटेड माई ओ लेवल्स। ठीक है जी। ओ लेवल मैंने कंप्लीट किया 2006 में। उसके बाद 2008 में मैंने अपना ए लेवल्स कंप्लीट किया बीकानेर स्कूल से। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माई ए लेवल्स आई स्टार्टेड एसीसी एंड देन आई कंप्लीटेड माई एसीसी इन दिसंबर 2010। मैंने अपना एसीसी भी कंप्लीट कर लिया था। देन आई गॉट एग्जामेशन इन सीए। उस वक्त जो है वो ये आपका जो कैफ लेवल नहीं होता था, मॉड्यूल ए बी सी डी होते थे, तो मेरी 4 मॉड्यूल की एग्जामेशन थी उस वक्त। एंड देन आई ज्वाइंट सीए इन 2011। आई ज्वाइंट केपीएमजी तासीर हादी एंड को, एंड स्टार्टेड माय आर्टिकलशिप। एंड दिसंबर 2014 वो टाइम था जहाँ मेरा सीए अलहमदुलिल्लाह क्वालिफाई हो गया। मैं अलहमदुलिल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, और मेरी आर्टिकलशिप भी इत्तेफाक से दिसंबर 14 में ही खत्म हो रही थी। अच्छा जी। अ, अच्छा, अब आगे चलते हैं। अच्छा, तो दिसंबर 14 आई कंप्लीटेड माई सीए, एंड दिसंबर 17 में मैंने केपीएमजी के साथ अपना सफ़र एंड किया, और 2018 में मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। मगर 2018 में ही मैंने जब इंडस्ट्री ज्वाइन की तो देन आई रियलाइज कि नहीं यार, मुझे अपनी फर्म बनानी चाहिए। एंड 2018 के अंदर ही मैंने अक्टूबर के अंदर अपनी फर्म स्टार्ट की, जिसका नाम है ST&Co। और आज अलहमदिल्ला 2024 हो गया है, और मुझे अपनी फर्म को बनाए हुए ऑलमोस्ट 6 साल होने वाले हैं। तो आज भी मैं अल्लाह का शुक्र है कि ST&Co फर्म, आपको किताब जो मिलेगी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को, किताब जो हमारी अभी फ़िलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है फ़िलहाल अभी, तो वो आपको हमारी फर्म से ही मिलेगी। ठीक है जी। तो ये मेरा थोड़ा सा अकेडमिक वो था। अब मैं ज़रा टीचिंग और बताऊँ। टीचिंग का शौक मुझे बचपन से ही था जी। अगर मैं टीचिंग ओरिएंटेड बात करूँ तो आई स्टार्टेड माई टीचिंग इन 2005। जब मैं खुद ओ लेवल्स में था तो मैंने ओ लेवल्स पढ़ाना शुरू कर दिया था। और उसके बाद मैं 2005 से लेके, अगर मैं शॉर्ट बात करूँ कि 2014 तक, 9 साल के अरसे में मैंने ओ लेवल्स के काफ़ी सारे पेपर्स पढ़ाए, थियोरेटिकल भी पढ़ाए हैं, कैलकुलेशन ओरिएंटेड पेपर्स भी पढ़ाए हैं, ए लेवल्स के काफ़ी सारे पेपर पढ़ाए हैं, ACCA के काफ़ी सारे पेपर्स पढ़ाए हैं। इनफैक्ट ये जो BFD का वो है पेपर मिलता जुलता F9, वो मैंने काफ़ी टाइम पढ़ाया। एंड उसके अलावा मैंने कुछ मैथ्स के एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी भी कराई। IBA के टेस्ट में मैथ्स आती है, तो उसके मैथ्स की भी मैंने बीच में एक आध जगह तैयारी कराई। तो तकरीबन 9 ईयर्स के अरसे में मैंने जो है वो अपनी टीचिंग को कंटिन्यू रखा। हाँ, पढ़ाई के साथ टीचिंग डिफिकल्ट होती थी, मगर पढ़ाई के साथ मैं टीचिंग करता रहा। देन 2014 was the turning point of my career when I started teaching CA। 2014 में मैंने अगस्त 2014 में CA फाइनल का मुश्किल तरीन पेपर होता था मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसे मैक कहते हैं, वो पेपर होता था मॉड्यूल एफ का आखिरी पेपर कह लें, मॉड्यूल एफ का मुश्किल तरीन पेपर कह लें। वो मेरा जो है क्या कहते हैं पेपर क्या कहते हैं रह गया था। सॉरी, स्टार्ट किया मैंने पढ़ाना। उस वक्त मेरा एक पेपर रहता था CA का, टैक्स।
बट आई देन स्टिल आई डिसाइडेड नहीं यार, मैंने कोई बात नहीं, पास में भी ओ लेवल करते हुए ओ लेवल पढ़ा है, ए लेवल करते हुए ए लेवल पढ़ा है, तो मैं सीए के साथ सीए पढ़ा सकता हूँ। खैर वो बात है, मेरा दिसंबर 14 में क्वालिफाई भी हो गया था पेपर टैक्स का। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैंने पढ़ाना शुरू किया। देन 2015 आई स्टार्टेड टीचिंग कैफ। 2016 आई स्टार्टेड टीचिंग बीएफडी लिमिटेड एरिया मैंने पढ़ाया, मगर बीएफडी शुरू कर दिया था। एंड देन आज अगर मैं बात करूँ मोटा मोटा, तो आज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 5 एरियाज हैं। एमएसए टू भी मैंने 2021 में पढ़ाना शुरू कर दिया था, एमएसए टू। ठीक है जी। आज मैं अगर बात करूँ तो बीएफडी C-FAP 4 में पढ़ाता हूँ। ठीक है जी। कैफ 3 सीएमए का कॉस्टिंग में पढ़ाता हूँ। कैफ 6 एमएफए का एक पेपर ऐड हुआ है कैफ लेवल पे, कुछ टाइम पहले ऐड हुआ है, ये मैं पढ़ाता हूँ। ये तीनों पेपर मेरे 100% है, इसमें कोई भी शेयरिंग नहीं, कोई और टीचर मेरे साथ शेयर नहीं करता। और इसके अलावा 2 पेपर और हैं, C-FAP 3 जो कि अब आपका एसपीएम हो गया, पहले बीएमएस था ये, और एमएसए 2, ये 2 पेपर्स में जो है 1/3 पढ़ाता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम नहीं होता। उन स्टूडेंट्स को भी जाहिर सी बात है, मैं समझता हूँ प्रॉपर अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास डेडिकेटेड फैकल्टी है जो C-FAP 3 और एमएसए 2 मेरे साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो ये शेयरिंग में पेपर्स और बीएफडी पूरा। ठीक है। तो टीचिंग से अलहमदिल्ला अगर मैं 2024 तक बात करूँ तो ऑलमोस्ट 2005 से 2024 इट्स ऑलमोस्ट 19 ईयर्स। ठीक है जी। तो काफ़ी सारा अर्सा ज़िंदगी का जो है टीचिंग करते करते गुजरा है, और इंशाल्लाह आगे भी टीचिंग जारी रहेगी। अच्छा, अब बात करते हैं कि यार बीएफडी की बात करेंगे कि पहले, कि बीएफडी के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर मैं ये बात करूंगा कि हमारी इस बार क्या चेंज में आएगा अप्रोच में। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों ने क्या सुना बीएफडी के बारे में? मुश्किल पेपर है या आसान पेपर है, कैसा पेपर है, इंट्रो क्या है, आपने क्या सुना है बीएफडी के बारे में? फुल नेम बिजनेस फाइनेंस डिसीजन, वो तो सही है, मगर ये तो बताएं है क्या इसमें भाई, है क्या? मुजम्मिल आरिफ कह रहे हैं लेंदी कैलकुलेशन है। साजिद अली कह रहे हैं मुश्किल है। ठीक है। मेसी भी कह रहे हैं डिफिकल्ट है। मेसी फुटबॉल खेलने के बाद अब बीएफडी पढ़ेंगे तो मुश्किल लगेगा। खैर मैं से बात करता हूँ। बहुत मुश्किल पेपर है हसनैन खान, यार हसनैन इतना मुश्किल तो नहीं है यार, मजे का पेपर है। हसनैन शकील ने बहुत अच्छी बात की। सैयद मूसा कह रहे हैं वेरी डिफिकल्ट है। आकिब महमूद कॉन्सेप्चुअल एंड टेक्निकल। आकिब वेरी राइट। यस, कॉन्सेप्चुअल, वेरी कॉन्सेप्चुअल, एक एक चीज की लॉजिक है, वो लॉजिक हम आपको देंगे, रटा नहीं लगाने देंगे आपका। हमदा साजिद ने बहुत प्यारी बात की, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती। ताहा उमर कह रहे हैं टीडीएस कैलकुलेशन है, टेडियस कैलकुलेशन है। ओके। मुजम्मिल आरिफ कह रहे हैं अगर सर अगर हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो तो मजे का पेपर है। बिल्कुल सही बात की मुजम्मिल आपने, कि आपको चीज समझ आ गई तो आप बोलेंगे यार बड़ा मजेदार पेपर है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत कनेक्ट होता है। मैसम कह रहे हैं जी लेंदी विद मैथमेटिक्स इन्वॉल्वमेंट, बहुत प्यारी बात की मैसम आपने। तो मैं पहले तो एक चीज क्लियर कर दूं कि यार एक सवाल मैं आपसे करूंगा थोड़ी देर में, छोटा सा। मेरे हिसाब से ये मॉडरेट पेपर है। मॉडरेट का मतलब है कि मैं इसको, अच्छा मैं तो इजी कह सकता हूँ क्योंकि मैं तो इस सब्जेक्ट का टीचर हूँ। मैं तो बीएफडी के बहुत सालों से पढ़ रहा हूँ, मैंने आपको बताया। अच्छा, दिसंबर, हमारी एक और चीज़ बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर 21 एंड दिसंबर 22, ये 2 हमारी लकी अटेम्प्ट थी, जिनमें हमारे स्टूडेंट्स ने पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए, यानी कि मेरिट स्कोर किया था बीएफडी हमारे स्टूडेंट्स। खैर वो स्टूडेंट ही माशाल्लाह बड़े तेज थे, बट मैंने कहा मैं एक बीच में एक बात करता हूँ, मॉडरेट पेपर है क्यों? अच्छा, मॉडरेट पेपर इसलिए मैं कहूँगा कि यस इंशाल्लाह मैसी बिल्कुल जी मिलके मेहनत करेंगे, पेपर निकालना है इसी बार इंशाल्लाह। आप मुझे बताएं इसका पासिंग परसेंटेज क्या सुना है आपने बीएफडी का? कैन एनीवन टेल मी कितने परसेंट बच्चा पास हो जाता है बीएफडी में? अभी मैं एग्जामिनर कमेंट्स नहीं दिखा रहा क्योंकि टाइम लिमिटेड है। 30% ऑलमोस्ट, बिल्कुल सही है जी। एवरेज इसका 30% आता है। 20% भी गया है ये, बिल्कुल सही कहा आपने। 25% भी गया है ये, और 30% एवरेज है। 32% भी गया है ये, एक दफा 49% भी गया है। दिसंबर 2021 कोविड के बाद वाली अटेम्प्ट, नहीं सॉरी, दिसंबर 2020 कोविड के बाद वाली अटेम्प्ट, जो जून 2020 कोविड की वजह से नहीं हो सकी थी, इसमें 49% बच्चा पास हुआ बीएफडी में। तो मेरे समझता हूँ नहीं, 15 से 18 नहीं है साजिद, इसका काफी बेहतर है यार। 25 से 30% आप लगा लें, 25 to 30%। अच्छा, 25 to 30% के बारे में आप क्या कहेंगे, वैसे क्या लग रहा है? क्या ये बाकी C-FAP के पेपर से मुश्किल, मतलब से अच्छा परसेंटेज है या बुरा परसेंटेज है? FAFR का भी ऑलमोस्ट इतना ही चल रहा है, मगर आप टेक्स्ट का उठा के देख लें। अच्छा, इसका ग्राफ बड़ा माशाल्लाह मॉडरेट टाइप का बनता है। इसका मैं पासिंग परसेंटेज का ग्राफ देखूंगा तो बहुत मिलता जुलता बनेगा, मगर मैं दूसरे पेपर का ग्राफ देखूं तो ऐसा बनेगा, कभी ज्यादा बच्चे पास हो रहे हैं, कभी कम बच्चे पास हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ लॉ जैसे पेपर वेरी गुड पॉइंट। टेक्स, अभी ऑडिट के बारे में भी लोग यही कह रहे थे कि मुश्किल पेपर आ गया, सही है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये पेपर मैं समझता हूँ नस्बतन आसान है। अच्छा, ये बात मैं आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार देखें, मैं आपको साइकोलॉजिकल एडवांटेज देना चाह रहा हूँ कि आज आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए
कि ये पेपर अगर आपने तमीज से पढ़ लिया, तरीके से पढ़ लिया, तो ये पेपर पास हो जाएगा। और ये पेपर पास हो जाता है, मैं आपको बताऊं सीरियसली स्पीकिंग। खुदा ना खासा किसी का पहली अटेम्प्ट में प्रॉब्लम हो तो दूसरी अटेम्प्ट में तो हो ही जाता है। मगर बहरहाल मैंने आपको जैसे कहा कि हमारी कोशिश ये है कि हम एक ही दफा सुकून से तमीज से पढ़ लें, एक ही दफा टाइम लगा दें। हम दो दो बार जो है छोटे छोटे घंटे ना लगाएं, हम एक ही बार तरीके से टाइम लगा लें, ताकि हमारी अटेम्प्ट बच जाए, हमारा टाइम बच जाए, हमारे 6 महीने बच जाए। असल जो चीज है ना वो ये है कि यार 6 महीने बचने चाहिए हमारे। खैर, तो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने आपको बताया, मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताता था। पता है आपको उसमें कितने बच्चा पास होता था? पूरे पाकिस्तान से 50 बच्चा पास हुआ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। जी मैं बता रहा हूँ सीरियसली। दिसंबर 2017 50 बच्चा पूरे पाकिस्तान से पास हुआ। 102 दिसंबर 2019 मैच खत्म होने वाला था 2020 उसमें, क्या कहते हैं, तो सॉरी दिसंबर 2015 में 50 बच्चा पास हुआ। दिसंबर 2017 में 102 बच्चा पास हुआ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग खत्म होने वाला था 2018 में, मगर फिर भी एग्जामिनर ने पूरे पाकिस्तान से सिर्फ 200 सिर्फ 100 लोग पास किए। आप मुझे बताएं, 2000 बच्चा पेपर दे रहा है और सिर्फ 100 बच्चे पास होने, क्या पासिंग परसेंटेज बना? मुझे बताएं। मैथमेटिक्स हमारी थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए ना। अगर 2000 बच्चा पूरे पाकिस्तान से पेपर दे रहा है और सिर्फ 100 बच्चे पास हो रहे हैं, यार ये तो 5% रिजल्ट बन रहा है। ये मैं बीएमटी की बात नहीं कर रहा, ये मैं मैथ की बात कर रहा हूँ। जो मॉड्यूल ऐप का पेपर हुआ करता था, अब ये पेपर नहीं है, जिससे मैंने अपना टीचिंग करियर शुरू किया सीए के अंदर। तो मैं ये बता रहा हूँ कि यार हमारे यहाँ ये हालात नहीं है। हमारे यहाँ जाके देखें रिजल्ट में 400-500 परमानेंट क्रेडिट तो मिनिमम है, और कभी कभार 600-700 परमानेंट क्रेडिट भी चले जाते हैं बीएफडी में। तो इतने सारे परमानेंट लॉ में परमानेंट क्रेडिट देखें, 100% परमानेंट क्रेडिट लॉ में यार। ठीक है, सॉरी 100 परमानेंट क्रेडिट, 110 परमानेंट क्रेडिट। बीएफडी में देखें माशाल्लाह 400-500, ठीक है नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, मगर 4-5 टाइम ज्यादा नहीं है। इतना नहीं है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बीएफडी के 4-5 टाइम ज्यादा है एज कम्पेयर टू लॉ, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब है पहले ही ध्यान में रहे, ये मॉडरेट पेपर है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह पास हो जाएगा, और हमने इसी अटेम्प्ट में पास करना है तरीके से। दूसरी बात ये है कि यस, इसमें मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश, इट्स अ कॉम्बो ऑफ मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश। आपकी मैथ्स और इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए। अब सर मेरी मैथ्स तो क्या मुझे अलजेब्रा पढ़नी पड़ेगी? क्या मुझे परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ेगा? क्या मुझे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़नी पड़ेगी? नहीं भाई, बेसिक अरिथमेटिक्स की बात हो रही है, 2+2 4 की बात हो रही है। अगर आपकी मैथ्स वीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा, हम आपको मैथ्स भी अपने लेक्चर में कवर करा देंगे, बेफिक्र है, बेफिक्र है। अच्छा, इंग्लिश की क्यों जरूरत है? क्योंकि आपको पता है इंग्लिश इसलिए जरूरी है, एक तो अंडरस्टैंडिंग, सवाल सही समझ आएगा तो आप सही इतना लिख सकेंगे, और दूसरा ये कि थ्योरी बहुत आ रही है बीएफडी में आजकल आहिस्ता आहिस्ता, तो इसलिए भी इंग्लिश आपकी मुनासिब होनी चाहिए। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें हमारे लेक्चर में कवर होंगी। अच्छा, तीसरी चीज ये कि लेंदी पेपर आता है। क्या कितने लोगों ने वाकई सुना है बीएफडी के पेपर लेंदी आता है? सुना है किसी ने? लेंदी पेपर आता है। अच्छा, लेंदी पेपर आता है, इसका मतलब है कि 80 से 85% अटेम्प्ट हो पाता है बहुत मुश्किल से। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों को आदत हो गई 1.5x की आजकल। तो मैंने कहा जरा मैं भी 1.5x में बोल के देख लूँ भाई। खैर, मजाक कर रहा हूँ। जी, लेंदी पेपर आ रहा है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर लेंदी पेपर आ रहा है इसका हल क्या है? एक सवाल है मेरा आपसे। हाँ, लेंदी पेपर आ रहा है, इसका हल क्या है हमारे पास? अगर पेपर लेंदी आ रहा है तो हम क्या करके जाएं, ऐसा क्या करके जाएं? टाइम मैनेजमेंट में काम करके जाए। वेरी गुड। टाइम मैनेजमेंट कैसे अच्छी होगी? एक सवाल है। आप लोगों ने इतनी सारी माशाल्लाह पेपर दिए हैं, आप लोग ऐसे ही नहीं बैठे हो यार, आज बीएफडी की क्लास में बैठे हो तो एक सफर तय करके बैठे हो, एक पीछे लंबा अरसा गुजारा है आपने यार, आपकी मेहनत है इसकी, इसके पीछे, बीएफडी के पीछे, बीएफडी की क्लास में पहुंचने तक। बिल्कुल सही बात है। अब सवाल ये है कि अगर लेंदी पेपर आ रहा है तो मेरे पास इसका तोड़ क्या है? मेरे पास इसका एक ही तोड़ है कि यार मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ, कॉन्सेप्ट मेरे बड़े तगड़े हूँ, इतने हो कि मेरे फौरन पानी पानी कॉन्सेप्ट हो जाए, कि मेरे सामने सवाल आया और मेरे कॉन्सेप्ट मेरे जहन में आ जाए। मगर दूसरी बात यह है कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपकी ह्यूज प्रैक्टिस होनी चाहिए, एम्पल प्रैक्टिस होनी चाहिए, थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, थोड़ी इनफ प्रैक्टिस होनी चाहिए। और अगर आप सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइसिंग ऑन द केक, तो अगर आप टाइमर लगा के प्रैक्टिस करें, जो हमजा सज्जाद ने बात की, वेरी गुड पॉइंट हमजा सज्जाद, टाइमर लगा के प्रैक्टिस कर लें तो सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं आइसिंग ऑन द केक हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताएं, एक सवाल है मेरा आपसे, मैं आपको खाली कॉन्सेप्ट दे दूं और प्रैक्टिस आप पे छोड़ दूं, क्या आप खुद प्रैक्टिस कर लेंगे या प्रैक्टिस मुझे करानी चाहिए? एक सवाल है, सवाल है मेरा। ये चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करें, मजा उसी वक्त आएगा। आप चैट के थ्रू यस और नो बोलेंगे तो लगेगा हाँ यार मैं किसी जिंदा लोगों को पढ़ा रहा हूँ, वरना तो मैं रिकॉर्ड करके डाल दूं,
मजा नहीं आता उसमें मुझे। क्या कहते हैं, प्रैक्टिस हमें क्लास में करनी चाहिए या आप लोगों पे छोड़ दी जाए? ठीक है, क्या कहते हैं बाकी लोग? हाँ, दोनों दोनों चीजें होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हम भी कराएं और आप भी करें, बेहतरीन हो गई बात। अब सवाल, मगर एक ही बात बात बताइएगा कि अच्छा, ये पहले मैं बड़ा करता था, पहले मैं ये करता था कि क्लास वर्क के क्वेश्चन तो क्लास वर्क में कराता था, और होमवर्क के क्वेश्चन मैं कुछ दे दिया करता था। मगर मैंने एक चीज नोट की कि होमवर्क के क्वेश्चन बच्चे नहीं कर रहे। मैंने एक चीज नोट की कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होमवर्क में दिए जा रहे हैं वो नहीं करे जा रहे, बच्चे नहीं करके आ रहे हैं। तो मैंने फिर ये किया, कुछ अटेम्प्ट पहले मैंने ये किया कि जो होमवर्क के क्वेश्चन थे उनको भी क्लास में ही सॉल्व करा दिया, यानी कि उनको भी क्लास वर्क बना दिया, यानी कि उनको भी क्लास में सॉल्व करवा दिया। अब इससे हुआ क्या, इससे एक बहुत बड़ा फायदा हो गया। बहुत बड़ा फायदा ये हो गया कि मैंने एक चीज नोट की है, मुझे बताएं क्या ऐसा है नहीं है, अगर जो सवाल मैं क्लास में करा दूंगा, यानी कि आपके टीचर आपको क्लास में करा देंगे, वो तो आप डेफिनेटली देख के जाएंगे, आपको लगेगा कि यार सर ने इस सवाल में कोई नई चीज ना बता दी हो, इस सवाल में कुछ नया ना हो। मगर जो सवाल आप पे छोड़ दिया जाएगा उसके चांसेस क्या है, उसके चांसेस क्या है, कितने परसेंट चांस है कि आप कर लेंगे, सवाल है ऐसे ही। हाँ, अगर एक सवाल आपको होमवर्क में दिया जाता है तो कितने परसेंट चांस है, ईमानदारी से बताएगा कि आप कर लोगे? बाद में करोगे ठीक है, उस वक्त नहीं करोगे, बाद में कर लोगे, कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद कर लोगे, पेपर से पहले तो कर ही लोगे ना, इसके कितने चांसेस है? पेपर के बाद नहीं पूछ रहे, अल्लाह माफ करे, पेपर के बाद तो अल्लाह माफ करे, जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, 50% चांस है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार 50% चांस भी नहीं लेते, सारा क्लास में कराते हैं। अब इससे एक काम, एक गड़बड़ हो गई। एक गड़बड़ ये हो गई कि हमारा कोर्स पहुंच गया तकरीबन 208 प्लस, क्योंकि प्रैक्टिस का ठेका भी मैंने ले लिया, प्रैक्टिस का जिम्मा भी मैंने ले लिया। मैंने कहा यार रिसेंट एमई मैं करा दूंगा, थ्योरी की प्रैक्टिस भी मैं करा दूंगा, होमवर्क के क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा, और क्लास वर्क के क्वेश्चन तो मैं कराता ही हूँ, कॉन्सेप्ट तो मुझे देना ही होता है, उसके बगैर सवाल होते ही नहीं है। तो इस चक्कर में हो गया 200 प्लस आर्ट्स का कोर्स। अच्छा, अब इस टाइम में अभी मैं बात करूंगा कि हमने इसको कुछ रिविजिट किया है। ये 215 घंटों में चला गया था, जिसको अब हम थोड़ा सा पीछे लेके आए हैं। मगर कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ठीक है वो सारी चीजें एक तरफ हैं, मगर कहने का मतलब है कि प्रैक्टिस का कोई नेमो बदल नहीं है। ठीक है, आप ये समझ लें कि वीएफडी का पेपर अगर आप बगैर प्रैक्टिस के जाएंगे तो पेपर में डू और डाई है। एक तो लोगों का मेरा मैसेज आया पेपर के बाद कि सर हमसे गलती हो गई, हमने कॉन्सेप्ट पे बहुत काम किया, प्रैक्टिस नहीं की, तो पेपर में हमारा हाथ नहीं चला। और दूसरा ये कि पेपर लेंदी भी आ रहा है, तो जब पेपर लेंदी आता है तो आप पे जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आपको आपको सिर्फ सही नहीं करना, आपको टाइम पे भी करना है, क्योंकि अगर आपने सही सिर्फ सिर्फ जो है क्या कहते हैं सही करने में तवज्जो दी तो आपका पेपर पूरा नहीं होगा, जिससे आपके पास होने के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। अच्छा, सॉफ्टवेयर में बात करता हूँ मैं, मुजम्मिल ये बहुत अच्छा सवाल है, इस पर मैं बिल्कुल बात करूंगा। खैर, अच्छा बीएफडी के बारे में और क्या सुना है आपने, और एक चीज और बता दें बीएफडी के बारे में, मॉडरेट पेपर है, मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश है, लेंदी पेपर है, और यस थोड़ा सा मैं समझता हूँ रिक्वायर्स मोर प्रैक्टिस, इसी से कनेक्टेड मैं बात करूंगा, इसी से कनेक्टेड मैं बात करूंगा, रिक्वायर्स मोर कॉन्सेप्ट, मोर प्रैक्टिस आफ्टर कॉन्सेप्ट, आफ्टर क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और कॉन्सेप्ट का मतलब कॉन्सेप्ट है, रट्टा नहीं है। 2+2 4 जी, जिस तरह आपको पता होती है इस तरह आपकी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि ये फॉर्मूला दुनिया में क्यों आया, ये फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल होगा। एक ही चीज कैलकुलेट करने के मैं 5 तरीके बताऊंगा। एक चीज होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिन लोगों ने एमएफए पढ़ा हुआ है, कैफसिक पढ़ा है, उनको पता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एक चीज होती है केई, उसको कैलकुलेट करने के हमारे सिलेबस में 5 से 6 तरीके हैं बीएफडी के अंदर। आपने एमएफए के अंदर इतने तरीके नहीं देखे थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी के, 2 तरीके देख लिए होंगे बहुत से बहुत, मगर यहाँ पे 6 तरीके हैं, 6। ठीक है जी। तो कहने का हाँ वो अलग बात है, फॉर्मूला शीट का भी मैं आपको बता दूंगा क्या रोल है। खैर, अच्छा एक और बात लास्ट में मैं बता दूं कि नो मोर ओपन बुक, ये एक चीज और ध्यान में रख लें। नाउ थ्योरी इज टेस्टेड मोर फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली ज्यादा टेस्ट हो रही है थ्योरी। पहले ये पेपर थ्योरेटिकल नहीं था, कैलकुलेशन ओरिएंटेड था, थ्योरी आती थी कम आती थी, वो भी ये होता था हमारी हमारी जो क्या कहते हैं बुक होती थी वो ओपन बुक होती थी ना। ठीक है, ठीक है, हमारी जो बुक होती थी वो ओपन बुक ले जाते थे बच्चे, वहां से लिख दिया करते थे। अब ओपन बुक नहीं है तो आप पे जिम्मेदारी और बढ़ गई है। अच्छा, ये बीएफडी की बात हो गई। तो थोड़ा सा मैं एक बार बात कर लूँ, इस बार दो बात हो रही है, दो काम हो रहे हैं हमारे लेक्चर्स में, फिर मैं आऊंगा कि हमारी आगे मेन टॉपिक्स क्या क्या है, इस पर बात करेंगे। मेन टॉपिक्स की मैंने एक शीट आपके सामने रखी हुई है। अच्छा, डिफरेंट दो चीज़ें डिफरेंट है इस बार लेक्चर्स में, कि लेक्चर
कोर्स ड्यूरेशन जो हमारा था पहले 215 आवर्स के करीब था, 214 आवर्स था, वो अब तकरीबन तकरीबन 20% ट्रिम हो गया है, 214 घंटे की जगह अब ऑलमोस्ट 180 आवर्स पे आ गया। 180 आवर्स ऑलमोस्ट, मैं आपको अभी ये दिखा भी दूंगा एक शीट पे। ठीक है जी, 180 आवर्स पे कोर्स आ गया है। और एक और चेंज ये हो गया है कि एमएफए नहीं पढ़ा हुआ मैसम कोई मसला नहीं है, मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ। वो अलग बात है कि एमएफए जिन्होंने पढ़ा होगा उनको फायदा होगा, मगर बहरहाल एमएफए नहीं पढ़ा तो टेंशन नहीं लीजिएगा। थ्योरी की क्रैमिंग नहीं कराएंगे मैसी, थ्योरी की पहले आपको समझाया जाएगा, आपको लॉजिक समझाई जाएगी, उसके बाद थ्योरी आपको कहा जाएगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट बना लो। मगर समझ के बनाना, डायरेक्ट बनाने जाओगे मैस हो जाएगा। जैसे एसपीएम में लोग गलती करते हैं सीधा थ्री में, डायरेक्ट डायरेक्ट रटे लगाने शुरू कर देते हैं, ना सर ना पैर, फंस जाते हैं पेपर में, सिनेरियो आता है पेपर में फंस जाते हैं। ऐसा नहीं करना। अच्छा, दूसरी चीज ये कि वीडियो ड्यूरेशन भी कम कर दिया गया। आज ही मेरी बात हो रही थी एतजाज, मेरे ख्याल से हमारी लाइव क्लास में भी आए हुए हैं, ठीक है, हारून जकरिया में होते हैं। आज ही मेरी इत्तेफाक से इनसे बात हुई थी, बुक लेने आए थे हमारी फर्म में। तो बोल रहे थे कि यार वो विष्णुनाथ ने बोला कि इनका एक दोस्त है, वो हमारा पुराना स्टूडेंट है, कि सर वो 2-2 घंटे की वीडियोस होती हैं। तो अब 2-2 घंटे की वीडियोस नहीं है, ठीक है ना, इसका पूरा प्लान मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूंगा। ठीक है जी। तो हाँ इत्तेजाज आप लाइव में भी आए, वो चलो ज़बरदस्त हो गया। तो वो वीडियो ड्यूरेशन हमारा अब कम हो गया, पहले वीडियो 2-2 घंटे की हमने रखी थी, पूरी मूवी सॉर्ट ऑफ हो रहा होता था। मगर खैर अब हमने उसको तकरीबन घंटे भर में, पौने घंटे में ले आए। ये ज़रा मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये देख लें। स्क्रीन आएगी तो आपके पास आ गई है, चेंज हो गई है स्क्रीन। तो ये अगर आप देखेंगे ना तो थोड़ा सा, खैर, तो ये थोड़ा सा अगर आप देखें तो ड्यूरेशन 58.4 सही है जी, 28.9, 43.37। तो आप देख रहे हैं ड्यूरेशन जो है ना उस पर काफ़ी काम किया गया है, और ये ड्यूरेशन अब काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, 37 मिनट, 35 मिनट। तो वो जो एक प्रॉब्लम होता था बच्चों को कि एक ही गो में 2 घंटे का लेक्चर नहीं देख पा रहे होते थे। ठीक है जी। अच्छा, प्रैक्टिस होगी, ये मैंने आपको बताया, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। अच्छा, एक और टैब बनाया गया ऑप्शनल का। कुछ क्वेश्चन जो मैं पहले होमवर्क में दे दिया करता था, कुछ क्वेश्चन जो मैं पहले होमवर्क में दे दिया करता था एक, सही है, और फिर मैंने क्लास में कराने शुरू कर दिए थे, वो मैंने ऑप्शनल में डाल दिए हैं। बस ये किया है, क्योंकि देखें जिस बच्चे के लेक्चर जल्दी कवर हो जाएंगे वो 180 आवर्स जल्दी कवर कर लेगा। ये देखें थोड़ा ड्यूरेशन में बताया था। अब ये शीट इंशाल्लाह आप लोगों के पास आ जाएगी कुछ टाइम में। 178.4 आवर्स हो गए, चलो 180 भी पूरे नहीं है, 178.4 आवर्स हो गया। 178.4 आवर्स का मतलब है कि तकरीबन 180 आवर्स से कम। रोजाना 1 घंटा भी, सवा घंटा भी देते तो हो जाएगा काम। मैं पूरा प्लान बना के दूंगा डेट वाइज। अब कहने का मतलब है कि यार अगर किसी के 178 आवर्स हो जाते हैं, अब वो होमवर्क के क्वेश्चन सॉल्व करे। अगर कहीं होमवर्क के क्वेश्चन बचता है तो एक ऑप्शनल लेक्चर का टैब होगा जिसमें ये ऑप्शनल लेक्चर्स होंगे। ठीक है, ऑप्शनल लेक्चर का ये भी ड्यूरेशन आप देखें, 44 मिनट, 44 मिनट, 47 मिनट, 52 मिनट, 46 मिनट। कोई एक आध वीडियो आपको थोड़ी बड़ी नजर आएगी, 34 मिनट, 37 मिनट। देख रहे हैं, तो ये लेक्चर ड्यूरेशन हमने आपके लिए ऐसा कर दिया कि फोकस करना आसान हो गया। मगर मैं बहरहाल वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैंने खुद खुद ही कहा आपसे कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता प्रैक्टिस पे। मैंने पिछली स्लाइड में कहा ना कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं प्रैक्टिस के बगैर नहीं जा सकता। आपको पता है प्रैक्टिस के बगैर हम काम नहीं कर सकते, ये हाईलाइट भी किया है। तो आप ये ना समझिएगा कि प्रैक्टिस कम हो गई है, डंडी नहीं मारेंगे आपके साथ। हाँ ये जरूर है कि जो होमवर्क के क्वेश्चन पहले मैं क्लास में करा दिया करता था, तो वो मैंने अब ये किया कि उनको वापस होमवर्क में कन्वर्ट कर दिया है। और उनको भी लेक्चर अवेलेबल है कि कोई बंदा कहते हैं नहीं सर मुझे तो इसका वीडियो ही देखना है, मैं ये खुद नहीं कर सकता, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट होते हैं उनको ये बात पता है, मैं वापस बता देता हूँ कि मेरा नंबर आपके पास होना चाहिए सेव। मैंने कल रजिस्टर्ड स्टूडेंट ग्रुप में मैसेज भी करके कहा था मेरा नंबर सेव कर लो, ताकि जब आप कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। कोई इसमें रुकावट नहीं है, ओपन व्हाट्सएप पॉलिसी है। हाँ ये है कि 24 आवर्स के अंदर मैं नॉर्मली कोशिश करता हूँ रिस्पॉन्ड कर दूँ मैक्सिमम। पेपर कितनों में मसला होता है कि वो बहुत सारी क्वेरीज आ जाती है 24 आवर्स, कभी 36-30 आवर्स हो जाते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है, इसमें मेरी कोई जिसे कहते हैं कि स्पेशलिटी नहीं है, ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला इतना टाइम मुझे दे देते हैं फर्म के साथ और लेक्चर वगैरह के अपडेशन वगैरह के साथ भी, कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की क्वेरी रिस्पॉन्ड कर लेता हूँ। मुश्किल होती है आखिरी के महीने में, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि ये मैनेज हो जाता है। तो खैर आप शुरू से ही पढ़ेंगे तो अच्छा है, मेरा बर्डन भी लास्ट मंथ कम हो जाएगा। जब आप पूरे सब लोग अगर पूरे के 6 महीने पढ़ेंगे और आखिर के 1.5 महीने ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन नहीं डालेंगे, तो इनडायरेक्टली मुझ पर भी बर्डन कम आएगा। तो इसलिए भी मैं कहूँगा कि यार आप बार बार करें। अच्छा, एक और चीज़ ये, तो वीडियो लेक्चर जो है वो आपको ऑलमोस्ट अप टू 60 मिनट मिलेगा, अप टू 1 आवर।
और कुछ वीडियोस आपको 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट इस तरह की वीडियो आएंगी, ताकि आपका फोकस जो है वो ब्रेक ना हो। और ड्यूरेशन भी मैंने आपको कम करा दिया, और इसका पूरा प्लान इंशाल्लाह आपसे शेयर हो जाएगा डेट वाइज, कि आपको किस तरह लेके चलना चाहिए, किस डेट कितने देर का लेक्चर आपने देना है, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है जी, तो फायदा होगा इससे कुछ। ड्यूरेशन 180 से कम करूंगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी यार। 180 से कम करूंगा तो प्रैक्टिस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता सॉरी के साथ। अगर कोई 180 आवर्स भी नहीं दे सकता ना यार, तो मुझे लगता है कि फिर यार फिर हमें डिजर्व नहीं करता। फिर वो हमें डिजर्व नहीं करता, फिर वो कोई और चला जाए, कहीं और देख ले भाई। मगर 180 से कम मैं सीरियस बता रहा हूँ कि नहीं हो सकेगा, फिर फायदा नहीं है यार, फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझे रिजल्ट भी तो लाना है ना यार। रिजल्ट भी तो लाना है आपका, आपका रिजल्ट भी तो अजीज है। मैं कि क्यों पर्सनल क्वेरी का जवाब देते हैं हम आपकी। पर्सनल क्वेरी का जवाब आपकी इसीलिए देते हैं ना कि यार हम कहते हैं चलो यार हमारे थोड़े से कंट्रीब्यूशन से, अगर थोड़ी सी और हमारी एफर्ट से आपका रिजल्ट इंप्रूव हो जाता है, ठीक है, तो क्या बुरा है यार। ठीक है, तो 180 आवर्स से कम नहीं होगा फिलहाल, बहुत मुश्किल है। 178 आवर्स समझ लो जो भी है। खैर, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, और यार मैं बताऊं आपको यार, ये वाकई में बताऊं, ये इतना मुश्किल नहीं है 180 आवर्स निकालना। आप देखें आपके पास 6 महीने की अटेम्प्ट होती है, 180 डेज होते हैं। चले ठीक है, लास्ट मंथ माइनस कर दें, चलेंगे 10-15 दिन माइनस कर दें, मैं समझता हूँ आपके पास गुड 120 डेज ऑलमोस्ट मौजूद होते हैं लेक्चर लेने के लिए। 120 डेज बड़े आसानी से बता रहा हूँ मैं आपको। अगर कोई बंदा आज की डेट से भी शुरू करे ना, मैं बताऊँ 120 डेज के पास आराम से हैं। तो यार अगर आप 120 डेज हैं आपके पास, ठीक है, और 120 डेज में 180 आवर्स निकालने, 1.5 घंटा दिन का कुछ भी नहीं है, यकीन करें कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलें ये कर लेंगे ना भाई आप लोग। अब मैं सीरियस बता रहा हूँ, 180 में यकीन करो बड़ा दर्द हुआ मुझे, मगर मैंने उसको ऑप्शनल में रख दिया, उसको मैं फिर भी डिलीट नहीं करूंगा। कोई बंदा ऐसा है जिगरे वाला, वो कहता है नहीं सर मुझे मसला नहीं, 214 घंटे का कोर्स भी मैं करने को तैयार हूँ, तो कोई मसला नहीं, ऑप्शनल का टैब अवेलेबल है, आप बिल्कुल देखो, बिल्कुल देखो। खैर, अच्छा आगे चलते हैं। तो ये इंशाल्लाह ये अभी अपडेशन अपडेट आ जाएगी। अभी जिन लोगों को एक्सेस मिल गया, मैं कहूँगा अभी वो अपना कंटिन्यू रखें, इस पे काम चल रहा है, आईटी टीम लगी हुई है। इंशाल्लाह जैसे ही ये चीज़ फाइनल हो जाएगी विद इन सम वीक्स, कोशिश होगी इस मंथ के एंड तक हम फाइनल कर दें, तो ये जो है ना सबको अवेलेबल भी हो जाएगी। मगर टिल देन आप अपना टाइम नहीं जाया करिएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं यार, काफ़ी बात हमने और भी करनी है आपसे। अच्छा, ये लेक्चर लाइव होते हैं, बिल्कुल होंगे जी, मगर कम होंगे, ज्यादातर रिकॉर्डेड पे जाएंगे। आज भी आप देखें माशाल्लाह रजिस्टर्ड स्टूडेंट हमारे पास आज की डेट पे इस क्लास की, अभी लाइव क्लास से पहले अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग रजिस्टर्ड स्टूडेंट में वो ग्रुप में वो जानते हैं नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कितने हैं, और लाइव में कितने कम लोग आए, हालांकि कहा भी था लाइव में आना है। तो इट मीन्स कि थोड़ा सा हमारा फोकस भी इस पे होगा कि यार इंडिविजुअल क्वेरीज हो गई, अपडेशन हो गई, रीसेंट टाइम के जो क्वेश्चन है वो सारे लाइव में होंगे, थ्योरी का सेशन लाइव में होगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैं इसी से कराने में इंटरेस्टेड हूँ, वो लाइव में होगा। आईसीडब्ल्यू के सवाल इंशाल्लाह कराए जाएंगे, वो लाइव में होगा, और बाकी कंटेंट रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा। ठीक है जी। अच्छा बिल्कुल जी, बुक अवेलेबल हो जाएगी जब आप रजिस्टर हो जाओगे, तो आपको एडमिन मैसेज कर देगा बुक कितना मिलेगी। बुक फ्री ऑफ कॉस्ट होती है फिलहाल, जैसे मैंने बताया, वो एडमिन पूरा आपको फॉर्म वॉर्म शेयर कर देंगे। ठीक है, वो होगा। अच्छा अभी एक दफ़ा जरा हम वापस आते हैं, बाकी आप मुझे पर्सनल नंबर पे भी कांटेक्ट करके जो आपकी क्वेरीज है पूछ सकते हो, कोई मसला नहीं है, ये नंबर आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा एक मिनट ज़रा जल्दी से मुझे इस सेशन को आगे लेके जाना है। यार ये टॉपिक के नाम है। अच्छा ये पुरानी ग्रिड थी हमारी, मैं पुरानी ग्रिड पे बात जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि बीएफडी में चेंज क्या आ गया, क्योंकि बहुत सारे लोग आखिरी महीने में कुछ सवाल करते हैं मुझसे, जिसका जवाब आज मौजूद है। अच्छा टॉपिक के नाम है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अच्छा क्या ये कैफ 6 में था? टॉपिक की सीक्वेंस यही होगी हसनैन, अभी आ रही है हसनैन, यही मैं बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दी सीक्वेंस ऑफ द टॉपिक हसनैन। हाँ जी, क्या ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आप लोगों ने कैफ 6 में पढ़ा हुआ है, एनपीवी आईआरआर? पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो वो तो मैं आपको जीरो से कराऊंगा, मगर एक सिर्फ याद दहानी के लिए कि यार कुछ लोगों को अच्छा महसूस होना शुरू हो जाए, हाँ यार ठीक है, मुश्किल नहीं है बात। ठीक है, अच्छा ये इन्वेस्टमेंट रिजल्ट में एनपीवी आईआरआर, और इसके आगे एडवांस टॉपिक भी आएंगे। एडवांस टॉपिक में आएगा सेंसिटिविटी एनालिसिस, एडवांस टॉपिक में आएगा एसेट रिप्लेसमेंट, एडवांस टॉपिक में आएगा लीज और बोरो, एडवांस टॉपिक में आएगा कैपिटल राशनिंग। ये वो टॉपिक होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे पहले, ये मैं आगे लिखवाऊंगा भी। अच्छा फिर उसके बाद आएगा वैक, ये भी आपने कैफ 6 में ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ है कुछ हद तक, मगर इसका एडवांस वर्जन देखेंगे। और जिन्होंने कैफ 6 नहीं पढ़ा टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको जीरो से कराया जाएगा। कैफ 8 में किया था आपने मैथम, बिल्कुल ये वही वाला है, मगर इसका एडवांस वर्जन आएगा, बहुत सारे टॉपिक इसके एक्स्ट्रा हैं जो पहले मौजूद नहीं थे, ना कैफ 8 में थे ना एमएफए में थे। अच्छा पोर्टफोलियो थ्योरी सबके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। स्टॉक मार्केट में हम पैसे लगाने जा रहे हैं, तो हमारा माइंड सेट क्या होना चाहिए? हमने 10 कंपनियों के शेयर में पैसे लगा दिए हैं, अब कौन सी कंपनियों के शेयर में पैसा लगा रहने दें, और कौन सी कंपनियों के पैसों कौन सी कंपनी के शेयर में से पैसा निकाल ले, ये टॉपिक हमें सिखाएगा।
रेलिवेंट कॉस्टिंग आपने कॉस्टिंग में पढ़ा हुआ था, वो वापस आएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग आपने क्यूटी में पढ़ा था, आपको वापस सिखाएंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग सिर्फ लिमिटेड है, रेलिवेंट कॉस्टिंग लिमिटेड है, ये अब नहीं है, मैथ पोर्शन में था। अच्छा, ये पहला एरिया है, ठीक है जी। फिर मर्जर एक्विजिशन का एक एरिया बिल्कुल न्यू है ये कभी आपने जिंदगी में नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा, ना कैफ 8 में देखा था आपने, ना कैफ 6 में देखा था। फॉरेक्स का एरिया कुछ लोगों ने कैफ 6 में देखा है, मगर यहाँ पे काफी एडवांस है। अच्छा, एक बात ध्यान में रहे, पहले क्या होता था, पहले पहले ये होता था कि एक पोर्शन होता था कॉस्टिंग का, जो कि अब देखे मैंने क्या लिखा है, डिलीट हो गया, डिलीट हो गया। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर सिलेबस कम हुआ है बड़ा है, क्योंकि इससे कनेक्टेड एक बात है बड़ी इंपॉर्टेंट, जो आपके जहन में पहले दिन से बैठी होनी चाहिए। जब ये स्कीम चेंज हुई है, 2 साल हो गए स्कीम को चेंज हुए हुए, ये टॉपिक चले गए। अब इससे हुआ क्या है कि इस टॉपिक के कम होने से क्या हुआ है कि एग्जामिनर की विंडो बड़ी हो गई है। अब एग्जामिनर कोर बीएफटी के टॉपिक ज्यादा डिटेल में पूछता है। अब वो कोर बीएफटी के टॉपिक भी डिटेल में पूछता है, क्योंकि उसके पास एक सवाल चला गया है, और दूसरा वो थ्योरी भी पूछता है, थ्योरी भी पूछता है। थ्योरी की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि पहले उसके बाद टाइम नहीं बचता था, मार्क्स नहीं बचते थे। कंटेंट देखें, जब सिलेबस डिक्रीज होगा तो टेस्टिंग लेवल बढ़ना चाहिए ना। अक्ल क्या कहती है मेरी, 1 मिनट यार, अजान हो रही है, 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट, अजान हो रही है, मैं अजान कर बात करता हूँ, जस्ट अ मिनट यार, जाना नहीं है आपने। अच्छा जी, तो कहने का मतलब है कि अब आपके पास एग्जामिनर की तरफ से टेस्टिंग की विंडो बढ़ गई है, और इसीलिए वो थ्योरी को भी अब मजे से पूछ लेता है, मजे से पूछ लेता है। अच्छा, मैं सब में इस पे बात करूंगा कि 180 घंटे का कोर्स है और आपके पास 120 डेज है ऑलमोस्ट पढ़ाई करने के लिए, 120 डेज है ना पढ़ाई करने के लिए। तो 120 डेज का मतलब होता है कि आपके पास जो है ना, वो 1.5 घंटा बन रहा है दिन का। तो मैं एक ऐसा कोई प्लान बनाऊंगा कि 2 वीडियो एक दिन में आप कर लें। अब वो आपका नसीब है कि 2 वीडियो आधे आधे घंटे की आपके नसीब में आती है, या 1 घंटा आधे घंटे की आती है, या पौने पौने घंटे की आती है, मगर बहरहाल 1.5 घंटा आपके दिन में होना चाहिए कि डेली आप पढ़ते हो, तो बीएफडी सुकून से हो जाएगा। और 1.5 घंटा कोई बहुत बड़ी टास्क भी नहीं है। एक जमाना था हम बीएफडी की क्लासेस फिजिकल लेते थे, तो लोगों को 6 से 10, 6:30 से 10 हम 3.5 घंटे की फिजिकल क्लास रखते थे, और 6:30 बजे पहुंचने के लिए लोगों को 6 बजे 5:30 बजे अपने ऑफिस से आगे चंडीगढ़ रोड से या क्लाइंट से निकलना पड़ता था, और फिर घर पहुंचते पहुंचते भी 10 की जगह 10:30 हो जाते थे। तो ये सारी सहूलत की वजह से मैं समझता हूँ कि यार नहीं, ठीक है, बहुत सारी सहूलत हुई है, हमारे लिए भी हुई है, आपके लिए भी हुई है, तो उसको हम यूटिलाइज करें अपने फेवर में इंशाल्लाह। और कोई अगर किसी का क्लाइंट नहीं शुरू हुआ है, एक चीज़ और ध्यान में रख लें, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मुझे पता है, मैंने भी सारे क्लाइंट व्लाइंट किए हुए हैं, मैंने भी फर्म गुजारी है, 6.5 साल केपीएमजी में काम किया है। ये जो अभी जून का टाइम है ना, अभी आपके पास ये गोल्डन पीरियड है। गोल्डन पीरियड इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ईयर एंड हुआ नहीं है, पहली बात। दूसरा ये कि क्लाइंट जुलाई में भी आपको इतना डिटेल में डेटा नहीं देता, डेटा आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा टुक टुक करके मिलना शुरू होता है। ये बेस्ट टाइम होता है। आप लोग क्लाइंट में जाके मूवियाँ ना देखें, आप लोग क्लाइंट में जाके कोई मैचेस ना देखें, वर्ल्ड कप के मैचेस देखने की जरूरत नहीं है क्लाइंट पे बैठ के, ठीक है ना। आपको ये लेक्चर देखने हैं, ये आप जून और जुलाई के 10-15 दिन, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इसमें आपके पास टाइम है, इसमें आप थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करें। और बहुत सारे लोग मैंने देखा है रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो जी 22 जुलाई को रिजल्ट है, ओ भाई 22 जुलाई तक रिजल्ट है, 22 जुलाई तक गोल्डन पीरियड है। 22 जुलाई के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा ना, तो क्लाइंट आपको इतना डेटा देगा, फर्म आपको इतना प्रेशर करेगी, आपके पढ़ाई का टाइम ही नहीं बचेगा। तो डोंट थिंक यार मैं रिजल्ट तक 22 जुलाई तक वेट कर लूंगा, यार बीएफडी तो आपको इन्हीं के देना ही पड़ेगा, ये तो मैंडेटरी पेपर है, वट एवर द रिजल्ट इज, हमें अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। तो ये बात बीच में मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार बड़ा दुख होता है कि जब मैं देखता हूँ कि यार, अच्छा मुझे पता चल जाता है, मुझे पता चल जाता है आप लेक्चर देख रहे नहीं देख रहे, एक तो हमारा पोर्टल उस पर अटेंडेंस आ रही होती है, दूसरा हम आपको आइडिया होगा हमारा एक फॉलोअप का सिस्टम है। जो लोग पहले हमसे पढ़ चुके हैं उनको ये बात पता है कैफ लेवल पे, और जो लोग बीएमटी पढ़ चुके हैं उनसे भी पूछिएगा, हमारा एक फॉलोअप का सिस्टम होता है। हमारा एडमिन का बंदा हर बंदे को मैसेज करके पूछता है कि यार आपने कितने लेक्चर लिए, नहीं जवाब देता तो उसको वापस रिमाइंड करता है, तीसरा रिमाइंडर भेजता है, वो भाई जवाब दो जवाब दो। और ज्यादा मसला होगा तो हम पोर्टल से भी निकाल लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि यार लोग कर क्या रहे हैं। फिर दूसरा मेरे पास, जब आप लोग पढ़ते हो तो आपकी क्वेरी आती है, आप लोग मुझे इनबॉक्स करते हो कि सर ये सवाल में ये पॉइंट समझ नहीं आया, ये एडजस्टमेंट समझ नहीं आई, सर समझा देंगे। तो उससे भी मुझे आइडिया हो जाता है कि जब क्वेरीज आ रही होती है इसका मतलब है बच्चा पढ़ रहा है, जब क्वेरीज नहीं आ रही होती या कम आ रही होती है लग रहा है बच्चा नहीं पढ़ रहा। आखिरी महीने में दबा के क्वेरीज आती है क्योंकि हमें लगता है अब तो पढ़ना ही पड़ेगा बच्चे को। तो कहने का मतलब है प्लीज यार, ये 22 जुलाई तक ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। आप हमसे पढ़ें नहीं पढ़ें किसी से भी पढ़ें, आप 22 जुलाई तक का टाइम किसी भी पेपर के लिए वक्फ कर दें, आप उसको छोड़ें नहीं, ठीक है ना। 22 जुलाई तक दो फायदे हैं, एक फायदा ये है कि आप पे प्रेशर नहीं है, रिजल्ट नहीं आएगा तो अभी आप चिल है, रिजल्ट आता है तो उसका अपना प्रेशर हो जाता है, ठीक है ना। खुदा ना खासा बुरा रिजल्ट आता है तो वो भी आपकी जहन पे नेगेटिव असर अंदाज होता है। पॉजिटिव आता है तो कुछ लोगों को कामयाबी सर पे चढ़ जाती है तो वो भी नेगेटिव असर अंदाज हो जाती है, अल्लाह माफ करे, पार्टी मोड में चले जाते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो अभी वो प्रेशर भी नहीं है रिजल्ट का, दूसरा क्लाइंट भी आपको प्रेशर नहीं दे रहा, फर्म भी प्रेशर नहीं दे रही, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है यार। मैं सीरियस बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। खैर, अच्छा आगे चलते हैं।
मैं 120 डेज का प्लान वीकेंड तक इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, तो कोशिश करूंगा छुट्टी से पहले कर दूं, बकरीद की छुट्टियों से पहले, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, ये मैंने बता दिया, पुरानी ग्रिड है, अब इसमें से ये एरिया चला गया है। ठीक है, नई ग्रिड आपको मिली है, ये अजीब सी है। नई ग्रिड को छोड़ दें, मैं आपको बता दूं सवाल कौन कौन से आएंगे। एक सवाल आएगा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में मैंने आपको बता दिया, पुराने टॉपिक भी हैं और कुछ एडवांस टॉपिक भी हैं, मैं डिटेल ही बता दूंगा आगे जाके। एक सवाल आपका आएगा वैक से, इसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कैफ में बीएफडी का कितना फायदा होता है, सीएफए में बीएफडी का बहुत फायदा होगा असनैन, बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि सीएफए तो फील्ड ही ये वाली है ना, सारी फाइनेंस की फील्ड है। बहुत फायदा होने का, आप तरीके से बीएफडी पढ़ लो। आपको एसीसी का, अगर खुदा ना खास्ता एसीसी का पेपर भी देना पड़ा ना, चाहे F9 हो, एफएम हो या एएफएम हो, आपको वहाँ भी बहुत हेल्प मिलेगी यार। हमारे काफी स्टूडेंट्स हैं जो बीएफडी के लेक्चर लेते हैं, और उससे अल्हम्दुलिल्लाह उनका एएफएम पास हो जाता है। एएफएम में एक बंदे के माशाल्लाह जो है कहते हैं ना कि पोजीशन भी आई, और उसने कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं ली थी। ठीक है, लोग 70 मार्क्स 74 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। इनफैक्ट 2-3 केसेस में ऐसा भी हुआ, अनफॉर्चुनेटली बीएफडी 46-48 पे रुका हुआ है, मगर एएफएम में 65-70 मार्क आए हुए हैं। तो दूसरी बॉडीज में जो अकाउंट ये फाइनेंस रिलेटेड बॉडीज हैं, उनके लिए भी बीएफडी आपके हेल्प करेगा, क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअल पढ़ाएंगे। हमने आपको रटा नहीं लगवाना है। अब आप दुनिया की कोई भी क्वालिफिकेशन ले ले जो इससे रिलेटेड है, जाहिर सी अकाउंटिंग वाली नहीं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली भाई, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आएगा मर्जर्स एंड टेक ओवर्स। दुनिया में आपको पता है बहुत मर्जर टेक ओवर हो रहा है, कोई रीसेंट मर्जर टेक ओवर की एग्जांपल दें। कोई मर्जर आपके जहन में या टेक ओवर आपके जहन में अभी रिसेंटली हुआ है, बहुत मशहूर हुआ है, बैंक्स में तो बहुत होता है। हाँ, कोई आपके जहन में एक एक इंडस्ट्री है जिसमें अभी हुआ है, ट्विटर, हाँ ट्विटर का सही है, और ये तो इंटरनेशनल हो गया। जैज वारिस पुरानी एग्जांपल हो गई, आजकल उबर करीम भी पुरानी एग्जांपल हो गई, सांबा बैंक अल्फला ठीक है, उबर करीम, टेलीनॉर एंड पीटीसीएल वेरी गुड, जो अभी हुई है रिसेंटली। बिल्कुल, एलसीएल ने फाइजर को एक्वायर कर लिया। अच्छा, ये न्यूज़ नहीं है मेरे लिए अमार, आर यू श्योर? फार्मास्यूटिकल से बड़ा मेरा इंटरेस्ट रहा है। हाँ, टेलीनॉर उसका हो गया, LSE। ठीक है जी। अच्छा, ये हारून जकरिया का भी हुआ है, ये कह रहे हैं सलमान रिजवान लाहौर की फर्म है, वहां से मर्जर हो गया है। आप पर इनसाइड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है जी, साडा पे। तो कहने का मतलब है कि यार ये दुनिया में आप देख रहे हो कितने मर्जर टेक ओवर हो रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई मर्जर टेक ओवर की आवाजें आ रही होती हैं। तो ये प्रैक्टिकल टॉपिक है, इसका एक सवाल लाजमी आएगा। फॉरेक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट, इसका भी एक सवाल लाजमी आएगा। आपको पता है आजकल हमारे मुल्क में भी क्या हालात हैं, डॉलर कितने का चल रहा है, अभी तो खैर अल्लाह का शुक्र है हालात बेहतर हो गए, मगर आपको पता है ये मसला चला है कि करेंसी ऊपर नीचे होने की वजह से एक्सपोर्टर्स को भी बहरहाल जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है, वो अलग बात है, बेनिफिट हो जाता है उनको, मगर जब डॉलर गिरा तो उनको नुकसान हो गया। तो है, कहने का मतलब है हेजिंग का एक टॉपिक है जो लाजमी आता है। ये 3-4 सवाल आप समझे लाजमी है। पांचवा सवाल जो है ना वो कहीं से भी आ सकता है, वो मिसलेनियस में से भी आ सकता है, और वो इन टॉपिक्स में से भी मिला के आ सकता है। तो 5 सवाल बीएफडी में आते हैं, 20 मार्क्स के ऑलमोस्ट आप समझ लें। अभी एग्जामिनर ने एक नया काम शुरू किया है कि ए और बी पार्ट भी पूछने शुरू कर दिए। ए और बी पार्ट पूछने से फायदा ये हो जाता है, एग्जामिनर 10-10 मार्क की 2 चीजें पूछ लेता है, तो उसको ये फायदा हो जाता है कि उसका टेस्टिंग जो पेरीमीटर है वो बढ़ जाता है, जो उसका स्कोप है वो बढ़ जाता है, वो ज्यादा चीजें पूछ पाता है। तो और एक और बात ये है कि बीएफडी में आप सेलेक्टेड स्टडी नहीं करके जाइएगा। एक जमाना था बीएफडी में कुछ सेलेक्टेड स्टडी कर लेते थे, एक जमाना था, मगर आपको पता है कोर्स छोटा हो गया, मैंने आपको अभी समझाया, पीछे पुराना कोर्स दिखाया था, पुरानी स्कीम में कोर्स जो है वो बड़ा था, अब कोर्स छोटा हो गया। दूसरा, एग्जामिनर ने अब ए और बी पार्ट पूछने शुरू कर दिए। तो मैं बता रहा हूँ सेलेक्टेड स्टडी कोई अगर आज सोच रहा है ना, तो प्लीज यार ये आप अपने जहन से निकाल दें। बीएफडी में तो एटलीस्ट नहीं हो सकती, किसी और पेपर में आप करना चाहें कर लें, मगर मैं आपको बताऊं बाकी पेपर में भी नहीं हो पा रही, एसपीएम में भी नहीं हो पा रही। वो ढूंढ ढूंढ के वो चीजें पूछ रहे हैं जो पहले बच्चे नहीं पढ़ के जाते थे, ठीक है ना, वो ढूंढ 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 के पूछ रहा है। और एमएसडब्ल्यू के अंदर तो जाहिर सी बात है वो तो वैसे ही इतना बड़ा समंदर है। तो मैं अपने पेपर्स के बारे में तो कैटेगोरिकली कह सकता हूँ, चाहे वो बीएफडी हो, चाहे वो C-FAP 3 हो, चाहे वो एमएसडब्ल्यू हो। अच्छा, एक और बात ये, इंशाल्लाह आपको हमसे एक फायदा ये भी होगा कि मैं C-FAP 3 भी पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों को पता नहीं आइडिया है नहीं आइडिया, इस बार एक सवाल बीएफडी में आया था जो C-FAP 3 से मिलता जुलता था। आई डोंट नो आप लोगों ने सुना नहीं सुना कि एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट का सवाल आ गया था, रेशियो एनालिसिस का सवाल आ गया था। वो सवाल वैसे तो एसपीएम का होता है, मगर बहरहाल वो बीएफडी के पेपर में ही पूछा गया। वो अलग बात है कि बीएफडी में भी अगेन वो स्टडी टेक्स्ट में था। अब बहुत सारे लोग ये परेशान हो गए यार ये बीएफडी के अंदर कैसे आ गया, वो भाई स्टडी टेक्स्ट में था, एग्जामिनर पूछ सकता था, उसने पूछ लिया। तो जो मैं बात करूँ कि सेलेक्टिव स्टडी यानी कि इतनी डिटेल पे होनी चाहिए कि आपके सारे टॉपिक टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है जी। तो खैर कोई मसला नहीं, अलहमदुलिल्लाह वो मैं C-FAP 3 पढ़ा रहा होता हूँ, MSc भी पढ़ा रहा होता हूँ, तो आपको थियोरेटिकल एरिया के लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
तो ये 5 सवाल आप ध्यान में रखिएगा। 20 मार्क का एवरेज एक सवाल आएगा और 5 सवाल होंगे तो 100 मार्क का पेपर इंशाल्लाह आपका बनेगा। और उनमें से भी ए और बी पार्ट हो सकते हैं, मगर 5 से ज़्यादा सवाल नहीं होंगे। ठीक है, ए और बी हो गए तो अलग अलग बात है। अच्छा, आ जाते हैं अब जरा अगली बात पे। दिसंबर 24 के लिए हमें नया क्या करना है और ऑनलाइन एग्जाम। अच्छा, पहले मैं एक चीज़ बात कर लूँ। आई कैप ने अनाउंस किया हुआ है कि दिसंबर 24 से शायद रिमेनिंग पेपर्स भी ऑनलाइन हो जाएंगे, मगर मैंने जब वो नोटिफिकेशन गौर से पढ़ा तो आई कैप का ये कहना था कि दिसंबर 24 में ऑनलाइन पेपर हो जाएंगे बाकी भी। मगर उसने एक बात कही कि आप एक अनाउंसमेंट का वेट कर लीजिएगा जो कि पेपर्स के बाद होगा। अगर कोई एग्जैक्ट सर्कुलर किसी के पास सेव हुआ हुआ हो तो मुझे शेयर भी कर देना। जो अच्छा, ग्रिड के 130 आवर्स छोड़ दें हसनैन। ग्रिड में तो मैं क्या बताऊंगी यार, अब थ्योरी भी करानी है हमें, रीसेंट रिटन भी करानी है, तो 130 आवर्स में तो नहीं होगा, इसीलिए 180 आवर्स मैंने कहा कि 180 आवर्स तो देने ही पड़ेंगे। अच्छा, आई कैप का अनाउंसमेंट का वेट करना होगा। आई कैप का अनाउंसमेंट उन्होंने कहा था जून 24 एग्जाम्स के बाद आएगा। अच्छा, अगर आप मेरी राय पूछें तो देखें, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं 2024 दिसंबर ऑनलाइन हो रहा है, तो क्या करें, रजिस्टर बनाएं या ना बनाएं? एक सवाल अक्सर बच्चा पूछता है, ये मैं इसका जवाब आज पहली क्लास में देना चाह रहा हूँ। 5-7 मिनट है क्योंकि नमाज का भी टाइम हो रहा है, हम सेशन को एंड कर देंगे, इंट्रो सेशन ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे जी। क्या लगता है आपको, रजिस्टर बनाया जाए या छोड़ दिया जाए? दिसंबर 24 अगर ऑनलाइन एज्यूमिंग हो जाता है, वैसे मुझे इस पर भी डाउट्स है कि 24 दिसंबर ऑनलाइन होता है नहीं होता है, शायद मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि शायद एक आध अटेम्प्ट और बढ़ जाए, बट 2 मिनट के लिए एज्यूम कर लेते हैं हो गया। रजिस्टर बनाना चाहिए, आपकी राय क्या है? मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, जो लोग लाइव में हैं वो बता दें येस और नो, ये इसमें जवाब दे दें, क्या हम रजिस्टर बनाएं या रजिस्टर ना बनाएं और वर्ड पे सारा काम करेंगे? एक राय मैं पूछ रहा हूँ, फिर मैं अपनी राय दे दूंगा। क्या कह रहे हैं जी? मोहम्मद हमजा कह रहे हैं बनाया जाए, मैसी भी कह रहे हैं बनाया जाए, हमजा सज्जाद कह रहे हैं बनाया जाए, और कौन कह रहे हैं जी? मोहम्मद हमजा कह रहे हैं यस, हसन कह रहे हैं यस, हसनैन खान कह रहे हैं यस, मेसम कह रहे हैं यस, हामिद कह रहे हैं यस, हसनैन शकील जो है वो कह रहे हैं 2025 हो सकता है बिल्कुल, मुजम्मिल यस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिवीजन, राशिद ने मेरे दिल की बात कर दी, आयशा कह रहे हैं बनाएं, KHBVCO ये जो नाम जिनका भी है वो भी कह रहे हैं बेटर होगा अगर बना ले, बहुत अच्छी बात की आपने। आके महमूद कह रहे हैं बनाना चाहिए, साजिद अली कह रहे हैं यस, मुजम्मिल आरिफ कह रहे हैं एक दिन रजिस्टर एक दिन ऑनलाइन जब तक कंफर्म नहीं होता। क्या बात है मुजम्मिल आरिफ साहब आपकी। अच्छा, आयशा खालिद कह रहे हैं यस बिल्कुल बनाना चाहिए। अच्छा, अब सुने, मैं क्यों कह रहा हूँ बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए रजिस्टर। उसकी वजह ये है कि दो वजूहत सुन लें जिसकी वजह से मैं रजिस्टर बनाने को कह रहा हूँ। पहली बात तो ये कि यार आप बचपन से आप चाहे कोई सी भी क्लास उठा के देख लें, आपको रजिस्टर से पढ़ने की आदत है। रजिस्टर से पढ़ने की आदत है। रजिस्टर से अगर आप हटेंगे तो आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी, मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ। आप करके देख लें, चले आप करके देख लें, आपको सेटिस्फेक्शन, आपको लगेगा कि हाँ यार सर तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मुझे समझ भी आ रहा है, मुझे मजा भी बहुत आता है। मगर एक हफ्ते बाद कहेंगे सर ने क्या पढ़ाया था, 2 हफ्ते बाद कहेंगे अच्छा सर ने ये पढ़ाया भी था, 1 महीने बाद कहेंगे यार ये तो मुझे बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा कि कभी ये टॉपिक पढ़ा भी था। तो रजिस्टर आपको क्या करता है कि रजिस्टर आपके हाथ का होता है, आपकी ओनरशिप होती है। तो एक तो ये कि यार आपका जो स्टडी पैटर्न है ना वो चेंज हो जाएगा अगर आप नहीं बनाएंगे, तो स्टडी पैटर्न आपका अलाइन रहेगा अगर आप रजिस्टर बनाएंगे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फायदा ये हो जाएगा, बल्कि मैं 3 फायदे बताऊंगा, आगे भी और भी फायदे हैं। दूसरा ये फायदा हो जाएगा, वर्किंग जो होगी ना, वर्किंग कैन बी अंडरस्टैंडेबल। एक बहुत बड़ा मसला जो आईकैप के सॉफ्टवेयर में भी मैं समझता हूँ अभी आ रहा है, वो ये आ रहा है कि आईकैप कह रहा है एक्सेल पे वर्किंग करो और वर्ड में कॉपी पेस्ट कर दो। तो मैं आज भी एतजाज से ये बात कर रहा था काम में कि मैंने कहा एतजाज मुझे एक इशू ये आ रहा है कि मैं अगर स्टूडेंट हूँ और मैंने एक्सेल में वर्किंग करके वर्ड में पेस्ट कर दिया, तो वर्ड में अगर आप यूज करें वर्ड में फॉर्मूले पेस्ट नहीं होते हैं। तो अगर मैंने कोई एक इन्फ्लेशन का रेट गलत ले लिया, बाकी सब कुछ सही किया, तो वर्ड में तो नजर आएगा कि मेरी सेल का पहला साल भी गलत है, दूसरा साल भी गलत है। जिन लोगों को आइडिया है, आप लोगों ने कम से कम ये तो पढ़ा है ना कि इन्फ्लेट करना पड़ता है कभी कभार कैश फ्लोज को। तो अगर मेरा सिर्फ इन्फ्लेशन रेट ही गलत है, या आपको वो पता है बचपन में एक चीज पढ़ते थे, इन्फ्लेट ईयर 1 से करें या 2 से करें, मैंने पूरा आपको प्रॉपर एक रूल सिखाया हुआ है। हाँ, ठीक है, इन्फ्लेट ईयर 1 से करें 2 से करें, तो वो आपको याद होगा एक रूल होता है बकायदा। अब आपने अगर लेट से वो रूल गलत लगा दिया, वो लॉजिक गलत लगा दिया और आपने 1 की जगह 2 से कर दिया, 2 की जगह 1 से कर दिया, तो क्या एग्जामिनर को तो समझ ही नहीं आएगा क्योंकि उसके पास वर्किंग तो है नहीं। तो ये एक चैलेंज है। इसीलिए में फायदा ये होता है कि एक्सेल में काम जो करना होता है उसका एक्सेल में एक आंसर देना होता है, तो एग्जामिनर के पास रेफर करने का फॉर्मूला होता है। जो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा बैकलॉग जो प्रॉब्लम है, जो आईकैप आई टेक मेरे ख्याल से जब तक रिजॉल्व नहीं करेगा तब तक शायद ये सीबी नहीं होगा। इसका कोई ना कोई सोल्यूशन आईकैप निकाल लेगा। मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, आईकैप ने बहुत प्रोग्रेस की है, बहुत बेहतर किया सॉफ्टवेयर को, एंड आई एम वेरी मच होपफुल ये इशू आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2-3 घंटे में रिजॉल्व हो ही जाएगा मैक्सिमम। मगर बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये काम करते हो, आप ये भूल नहीं करना, तो आपको वर्किंग रेफर करने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वर्ड में इनफैक्ट एक्सेल में भी फॉर्मूले लगा लगा के F2 दबा दबा के वापस से रिकॉल करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट यार। रजिस्टर में फायदा ये होता है कि आप रेफर कर सकते हो।
बहुत लोग अच्छे अच्छे रजिस्टर बनाते हैं। तीसरा फायदा ये हो जाता है कि रिवीजन में हेल्प होता है। अभी ये मैसी ने बोला, मैसी आपका क्या नाम है, मुझे अपना नाम बता दो यार सही, क्योंकि ऑब्वियसली आई नो आप रियल मैसी तो नहीं हो, खैर अर्जेंटीना वाले। काजिम नाम है जी, ठीक है जी काजिम, थैंक यू वेरी मच काजिम। खैर तो काजिम ने बहुत अच्छी बात की। काजिम ने कहा मैंने एडवांस टैक्स का रजिस्टर बनाया था, हालांकि एडवांस एक ओपन बुक सॉरी ऑनलाइन हो गया है, और उससे बहुत फायदा हुआ था। तो मैं यही कहूंगा कि आपने रजिस्टर को नहीं छोड़ना है। अच्छा अब आप कहेंगे सर अगर ऑनलाइन हो गया तो ऑनलाइन में हम कैसे एडप्ट करेंगे, तो इसका जवाब ये है कि भाई मैं MSA 2 पढ़ा रहा हूँ अलहमदिल्ला काफी अरसे से, और MSA 2 की तीसरी अटेम्प्ट थी आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो ऑनलाइन हुआ है। मैं CFAP 3 पढ़ा रहा हूँ जो ऑलरेडी ऑनलाइन हो गया है। तो यार ऑनलाइन में कितनी प्रैक्टिस चाहिए, कितना आपको काम कराना है वो मैं करा दूंगा। और मजे की बात बताऊं मैं आपको, मैं एक चीज दिखाऊं आपको, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट प्रैक्टिस पे करा दिया आई कैप के सॉफ्टवेयर। आप देखें ये जरा, ये देखें क्या लिखा हुआ है, लेक्चर 7 देखें जरा, आई कैप सॉफ्टवेयर पे सॉल्व हुआ हुआ, ये देखें क्या लिखा, कहाँ सॉल्व हुआ हुआ, आई कैप सॉफ्टवेयर पे सॉल्व। तो आई कैप सॉफ्टवेयर पे तो मेरा ऑलरेडी काम चल रहा है। ये ऑप्शनल लेक्चर में तो आपको ठीक ठाक नजर आएंगे, ये सारा का सारा आई कैप सॉफ्टवेयर पे सॉल्व हुआ। तो कहने का मतलब है कि भाई आई कैप सॉफ्टवेयर पे जो सोल्यूशन है ये ऑलरेडी मैंने स्टार्ट पिछली क्या 2-3 अटेम्प्ट से कर दिया है। मेरे यूट्यूब पे जितने आपको लेक्चर नजर आएंगे अपडेटेड रिसेंट, वो सारे आपको आई कैप के सॉफ्टवेयर पे नजर आएंगे। तो जो आई कैप के सॉफ्टवेयर के लिए एग्जाम्स, ऑनलाइन एग्जाम सॉफ्टवेयर के लिए जितनी प्रैक्टिस दरकार है वो आपको लेक्चर में मिल जाएगी। ठीक है, आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, मगर बहरहाल प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है कि यार आप रजिस्टर को नहीं छोड़ना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा ऑनलाइन एग्जाम में हमने ये बात कर ली कि न्यू क्या करना होगा, ऑनलाइन प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी होगी। दूसरा ये कि यार थ्योरी पे फोकस करना होगा। अच्छा थ्योरी के साथ मैं लास्ट बात करूंगा, फिर मैं सेशन को एंड कर दूंगा, और फिर इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे। मैं ग्रुप पे आपको जो है बता दूंगा, जो लोग ग्रुप में नहीं है ऐड वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप का लिंक भेज दूंगा, पब्लिक ग्रुप का। थ्योरी के लिए एक चीज ध्यान में रख लें कि यार थ्योरी पे मोर फोकस होगा हमारा, बढ़ता जा रहा है फोकस हमारा, मगर और ज्यादा फोकस होगा इस बार। अच्छा थ्योरी पे फोकस करने के लिए एक हमने जो मैंने आपको बताया न्यू व्हाट्स न्यू, तो न्यू ये कि मैं कुछ ACCA के क्वेश्चन, कुछ ICW के क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। ICW और ACCA के क्वेश्चन में फायदा ये होता है कि उनके सवाल अलाइन होते हैं, ए पार्ट में कैलकुलेशन होती है और बी पार्ट में उसी से रिलेटेड थ्योरी होती है, जो मैं समझता हूँ आई कैप भी अब इस मॉडल को अडेप्ट करने जा रहा है, यानी कि थ्योरी एप्लीकेशन बेस्ड। देखिए रट्टे वाली थ्योरी अब एग्जामिनर को पूछनी नहीं चाहिए, और मुझे लगता है इस बार पेपर में भी इतनी कोई बहुत ज्यादा तोप उसने रट्टे वाली थ्योरी नहीं पूछी जो पहले पूछता था, यानी कि क्रेमिंग वाली थ्योरी नहीं पूछी, उसने एप्लीकेशन बेस्ड पूछी कि भैया ए पार्ट में आपने बताया कि अब ठीक है मान लिया कैपिटल राशनिंग हमने कर ली, बी पार्ट में बता दो कैपिटल राशनिंग से छुटकारा कैसे पाए, कैपिटल राशनिंग को प्रैक्टिकली डिफीट कैसे कर सकते हैं। कैपिटल राशनिंग होती है फंड की शॉर्टेज, तो फंड की शॉर्टेज को डिफीट कैसे कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है। तो फिर हम उसको एक्सप्लेन करें कि हाँ यार आप कुछ सिनेरियो से हेल्प ले लें, कुछ हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के सवालों को इंशाल्लाह आपकी खिदमत में रखा जाएगा, ठीक है जी, ताकि ये कि प्रॉब्लम ना हो। मेरी बात समझ आ रही है, तो थ्योरी पे फोकस करना है, मगर थ्योरी वो वाली नहीं, वो तो मैं करा दूंगा कि जो हमने रॉ थ्योरी है कैसे कवर करनी है कॉन्सेप्चुअल, मगर क्वेश्चन के अंदर थ्योरी कैसे बिल्ट इन हो सकती है ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट होगी। सीक्वेंस हमारी क्या होगी हसनैन, सीक्वेंस हमारी ये होगी, सीक्वेंस हमारी ये होगी हसनैन, ये देखो तुम्हारे सामने इन्वेस्टमेंट बेल से स्टार्ट करेंगे, ये देख रहे हो तुम, इन्वेस्टमेंट बेल से स्टार्ट करेंगे, फिर हम चले जाएंगे रेलेवेंट कॉस्टिंग, हल्का फुल्का रेलेवेंट कॉस्टिंग देखेंगे, फिर हम चले जाएंगे सेंसिटिविटी एनालिसिस, ये भी एडवांस इन्वेस्टमेंट इसी से रिलेटेड है। ये तुम्हारा किससे रिलेटेड है, ये क्या कहते हैं अल्लाह भला करे, इससे एडवांस टॉपिक ऑफ NPV से रिलेटेड है। ठीक है सीक्वेंस देख रहे हो हसनैन, ये इंशाल्लाह शेयर हो जाएगा कुछ टाइम में, मैं फाइनल कर दूं फिर शेयर कर दूंगा, ड्यूरेशन भी आ रहा है इसमें, डेज भी आ जाएंगे। अच्छा फिर इसके बाद एसेट रिप्लेसमेंट आ जाएगा, ये भी, ये जिस सीक्वेंस पे तुम्हारा पोर्टल चल रहा है, मैं अगर कहते हो तो एक पोर्टल भी दिखा देता हूँ। हमारे पोर्टल अलहमदिल्ला प्रॉपर बाइफाइकेटेड है, सब चीजें उसमें अलाइन है। तो जिस तरह पोर्टल चल रहा है बिल्कुल सी सीक्वेंस में आपने चलना है। मेरी बात समझ आ रही है। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग, फिर उसके बाद आप वैक पे आ गए, फिर वैक पे आ गए, फिर वैक से कनेक्टेड टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, ये पहले कभी नहीं था, ये नया टॉपिक है। फिर वैक के पास पेपर, आई कैप के पास पेपर मैंने करा दिया। फिर पोर्टफोलियो थ्योरी मैंने आपको बताया नया टॉपिक, इस पे काफी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। APV नया टॉपिक है, ये सारा वैक की अम्ब्रेला में आ रहा है। सोर्स ऑफ फाइनेंस की MFA में भी कुछ लोगों ने पढ़ा है, मगर यहाँ वापस पढ़ाया जाएगा। फिर ये नई अम्ब्रेला शुरू हो गई, बिजनेस वैल्यूएशन मर्जर टेक ओवर, ये नया नया एरिया शुरू हो गया। और फिर सबसे लास्ट में हम फॉरेक्स पे जाएंगे। फॉरेक्स को आपकी आसानी के लिए फॉरेक्स 1, फॉरेक्स 2, फॉरेक्स 3 अलग अलग ब्रेक कर दिया गया। ठीक है जी, कुछ बात समझ आ रही है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम मेहनत करेंगे तो बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। आखिरी बात बस मैं करता चलूँ, फिर नमाज का भी टाइम हो रहा है, हम इसको जो है कि कंटिन्यू करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली सैटरडे वाले दिन हम एक छोटा सा सेशन इस तरह का रख लेते हैं। लेकिन जी लास्ट में बस मैं एक बात करता चलूँ, मैं जितनी मेहनत कर लूँ, आप जितनी मेहनत कर लें, मैं जितनी आपको चीज़ें करा दूँ, आप जितना भी जैसे कहते हैं ना कि प्रैक्टिस कर लें, सब कुछ कर लें, एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि पेपर पास जो है वो अल्लाह ताला की मर्जी से होता है।
मैं सीरियस बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को पढ़ाते हैं मगर पास नहीं हो पाते। आपके साथ भी ऐसे आसपास लोग होंगे जो कहेंगे यार मैंने इस दोस्त को पढ़ाया था, फलां दोस्त को पढ़ाया था, मैंने 5 दोस्तों का ग्रुप पढ़ाया था, मगर पांचों दोस्त पास हो गए, मैं पास नहीं हुआ। ऐसा होता है। नहीं मतलब ये नॉर्मल है चीज़। मैं मतलब अगर आपके साथ हुआ है या किसी के साथ हुआ है तो ये कोई अनोखी बात नहीं है। तो मैं जो बात करने जाऊँ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखें, अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर पेपर पास नहीं हो सकता। तो आपने करना क्या है, हमने लास्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहूँगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसे कहते हैं, कि यार हमने मेहनत तो करनी है, मेहनत में कोई डंडी नहीं मारनी है। मैं भी मेहनत करूंगा, आप भी मेहनत करेंगे, हमने अपनी मेहनत में कोई डंडी नहीं मारनी। मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे मैक्सिमम इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए। हमने सब्जेक्ट का मैक्सिमम इंसाफ करना है, मैंने भी करना है और आपने भी करना है, ठीक है ना। आपने भी करना है, टाइम पे चीज़ें लेनी है, टेस्ट देने, सही है, फॉलोअप का सही जवाब देना है, लेक्चर टाइम पे लेने, सही है, रजिस्टर प्रॉपर बनाना है। मगर साथ साथ हमने मेहनत के साथ साथ एक और काम करनी है, दुआ भी करनी है। दुआ भी करनी है, दुआ में बड़ी ताकत होती है, दुआ किस्मत को बदल देती है, दुआ में बड़ी ताकत होती है। और अल्लाह ताला दुआ को हमेशा कबूल करता है, कभी देर से करता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मगर कबूल जरूर करता है। तो हमें इस यकीन के साथ दुआ करें। और एक लास्ट बात ये है कि दुआ अपने लिए ना करें खाली, अपने दोस्तों के लिए भी करें। कुछ नहीं जाता, कोई पैसे नहीं लगते यार, कोई पैसे नहीं लगते, कोई करेंसी नहीं लगती किसी और के लिए भी दुआ करने में। मेरा क्या जा रहा है, अगर मैं अपनी दुआओं में आपको भी शामिल कर लूँ, आपका क्या जा रहा है, आप अपनी दुआ में मुझे शामिल कर लें, अपने और दोस्तों को शामिल कर लें। तो यार आप अपने लिए भी दुआ करें, अपनी कामयाबी के लिए, अपने दोस्तों की कामयाबी के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानी फरमाए। पता नहीं किसकी दुआ किसके हक में कबूल हो जाए। ठीक है, चलें यहीं तक रखते हैं, समझना होगा। आई थिंक पाँच का भी टाइम हो गया बराबर में। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात रहेगी। नंबर मेरा नोट कर लें, कोई सवाल हो कन्फ्यूजन हो पूछ लें। पेपर हमने निकालना है, जो मैं सहूलत आपके लिए कर सकता हूँ वो करूंगा। मगर हमने पेपर में कंटेंट में कोई डंडी नहीं मारेंगे, प्रैक्टिस में कोई डंडी नहीं मारेंगे, और मेहनत हमने पूरी करनी है, और आखिर में दुआ भी करनी है। अल्लाह ताला सबको कामयाब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा हाफिज़। नमाज पढ़ लीजिएगा प्लीज़।